बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है इंटेंजिबल एसेट्स IAS 38। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IAS 38। IAS 38 का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो चलें लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, हम उन कंडीशंस को देखते हैं। नंबर 1 कंडीशन क्या है? एसेट होना। जो इंटेंजिबल्स हैं वो क्या हो? एसेट हो। एसेट क्या है? एसेट प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है जो कि एंटिटी के कंट्रोल्ड में होता है एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स मीन्स एक ऐसा रिसोर्स ये आपको पैसे कमा कर दे या पैसे बचा कर दे और इस पर एंटिटी का कंट्रोल हो। मीन्स एंटिटी क्या हो? कैपेबल हो ऑफ उससे बेनिफिट्स लेने के लिए कैपेबल हो और दूसरों को रोक सके। तो पहली कंडीशन क्या है? इंटेंजिबल्स का एसेट होना। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो। नो फिजिकल सब्सटेंस, यानी वो फिजिकली क्या करें? एग्जिस्ट नहीं करें। तो आप कहोगे कि जो लाइसेंस होता है, चाहे वो कार का हो, बाइक का हो, गन का हो या फिशिंग का हो, वो लाइसेंस की तो फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। तो इसका आंसर ये है कि आल्दो ये जो पीस ऑफ पेपर है, कार, बाइक, गन, फिशिंग का जो लाइसेंस है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है, लेकिन वो जो पीस ऑफ पेपर है उसकी कोई एक्चुअल यूटिलिटी नहीं है। इसको समझने के लिए हम जो है एग्जांपल लेते हैं फिशिंग का। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी गवर्नमेंट ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने फ़िशिंग करने की परमिशन दी है और वो जो परमिशन दी है उसके लिए उन्होंने कोई आपको लाइसेंस नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने वर्बली कॉल करके आपको जो है परमिशन दी है। तो अब ये जो परमिशन दी है वर्बली, इससे भी आप वही बेनिफिट हासिल कर सकते हो जो कि आपको लाइसेंस प्रोवाइड करते तब आप हासिल कर सकते थे। तो हम कह सकते हैं कि बाज़-औक़ात इनटेंजिबल एसेट्स में टेंजिबल एलिमेंट शामिल हो सकता है, लेकिन उस टेंजिबल एलिमेंट की एक्चुअल यूटिलिटी नहीं होती और उसकी प्राइस भी बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू उसमें छुपे हुए जो राइट्स हैं उनकी निस्बत। तो चलें अब हम जो है पढ़ते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है? कि वो मॉनिटरी भी ना हो। अब एक होते हैं मॉनिटरी एसिड और एक होते हैं नॉन मॉनिटरी एसिड। तो चलें हम स्टडी करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। नंबर 1 मॉनिटरी एसिड। मॉनिटरी एसिड ऐसे एसिड को कहा जाता है जिनको हम एग्जैक्ट यूनिट ऑफ करेंसी असाइन कर सकते हैं और इनमें कोई चेंज नहीं आती ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? कैश है, लोन है और रिसीवेबल हैं। मान लें कि आज आपको किसी बंदे ने 100,000 का लोन देना है, तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं होगी। उस बंदे ने आपको भी उतने ही अमाउंट क्या देना है? पैसे आपको देना है। इसी तरह अगर आपके पास आज 1000 रुपये हैं, तो आप 50 साल बाद भी 1000 का जो नोट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज नहीं होगी, वो 1000 का नोट ही रहेगा। तो मॉनेटरी एसेट्स उन एसेट्स को कहा जाता है जिनको हम एग्जैक्ट यूनिट ऑफ करेंसी असाइन कर सकते हैं और ये इन्फ्लेशन या फिर दूसरे फैक्टर्स की वजह से चेंज नहीं होते। सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड होते हैं नॉन मॉनेटरी एसेट्स। नॉन मॉनेटरी एसेट उन एसेट्स को कहा जाता है जिनको हम एग्जैक्ट यूनिट ऑफ करेंसी असाइन नहीं कर सकते। मॉनेटरी एसेट्स को आप एग्जैक्ट यूनिट ऑफ करेंसी असाइन कर सकते हो। जो नॉन मॉनेटरी एसेट है आप उनको एग्जैक्ट यूनिट ऑफ करेंसी असाइन नहीं कर सकते और इनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल टेंजिबल एसेट्स हैं जिसमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इन्वेंट्री है। आज आप लोगे तो इसकी प्राइस कुछ और होगी, 10 साल बाद इसकी प्राइस कुछ और होगी। आप इनको एग्जैक्ट यूनिट ऑफ करेंसी असाइन नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह आपके जो पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं और जो ट्रेडमार्क्स हैं, इनको भी आप क्या कर सकते हो? एग्जैक्ट यूनिट ऑफ करेंसी असाइन नहीं कर सकते और इनकी जो वैल्यू है वो भी क्या होती है? चेंज होती रहती है। अब ये जो तीन हैं, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, ये क्या हैं? नॉन मॉनेटरी एसेट। और कैसे नॉन मॉनेटरी एसेट? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जबकि ये जो हैं
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ठीक, तो पहली कंडीशन क्या थी? एसिड होना। सेकंड कंडीशन उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। थर्ड कंडीशन क्या है? वो मॉनिटरी एसिड नहीं हो। ठीक, नॉन मॉनिटरी एसिड हो। और नॉन मॉनिटरी एसिड भी कौन सा? जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। तो इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब जो मॉनिटरी एसिड्स हैं उनके लिए क्या है, एक अलग से स्टैंडर्ड बना है। जैसे कैश है, रिसीवेबल है या लोन है, उनकी अकाउंटिंग होती है IFRS 9 के मुताबिक। फोर्थ कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन जो है, वो जो एसिड्स हैं वो आइडेंटिफाइएबल हों, यानी सेपरेबल हों, और वो अराइज हुए हों थ्रू लीगल और कंट्रेक्चुअल राइट्स। इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास क्या है, एक फार्मूला है, आपने एक फार्मूला बनाया है। आप उसको क्या करते हो, फार्मूले को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी और को आप अलग से बेच सकते हो। इसी तरह आपके पास गन का लाइसेंस है, वो तो आपके नाम पर है, आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन वो अराइज होता है लीगल और कंट्रेक्चुअल राइट्स। तो ये जो आपका फार्मूला है और जो गन का लाइसेंस है, ये क्या है? इंटेंजिबल एसिड है। क्यों इंटेंजिबल एसिड है? नंबर वन, एक तो ये एसिड है। नंबर टू, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। नंबर थ्री, क्या ये मॉनिटरी है? नहीं, मॉनिटरी नहीं है। ये क्या है? नॉन मॉनिटरी है। एंड नंबर फोर, आइडेंटिफाइएबल है। फार्मूला क्या है? आइडेंटिफाइएबल है। जबकि जो गन का लाइसेंस है वो अराइज होता है थ्रू लीगल और कंट्रेक्चुअल राइट। तो ये आपका एक इंटेंजिबल एसिड है। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो एसिड्स जो कि नॉन मॉनिटरी हैं और जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं है, और वो सेपरेबल हैं, या फिर वो लीगल और कंट्रेक्चुअल जो राइट्स हैं उसके नतीजे में अराइज हुए हैं, तो उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो हमें बताता है IAS 38। यही IAS 38 का ऑब्जेक्टिव है। होप आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। मैंने हर स्टैंडर्ड पर अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है, जो कि मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ जाए तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।